जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आप सभी को सर्वप्रथम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो धन योग पर है। बहुत साधारण तरीके से समझ में आ जाएं, बिल्कुल सिंपल तरीके के धन योग की चर्चा करता हूं। 5 बताऊंगा और 5 दरिद्र योग की भी चर्चा करेंगे और पूरा प्रयास करूंगा कि उन सब के एग्जाम्पल भी दिए जा सकें, जिससे कि वो आपको समझना आसान हो जाए। और बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े प्रभावी योग होते हैं, बहुत अच्छा असर होता है इनका। सिर्फ हमको उसको देखना सीखना है। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड योग तो हैं ही, लेकिन मैंने पहले बिल्कुल सिंपल योग लेने का प्रयास किया जिससे कि ये बात समझ में आ जाए। देखिए, कुंडली में धन योग कैसे देखते हैं, मतलब कहाँ से धन योग की स्थिति बने। तो पहला इसका तरीका है, जो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, वो है दशम भाव। दशम भाव हमारी लगन से दशम है और लगन की सामर्थ्य है। उसकी स्थिति कैसी होगी इस पर निर्भर करता है कि आपका ऑन दी होल जीवन स्तर कैसा होगा। और जीवन स्तर तभी होगा जब धन होगा। तो ये एक बहुत अच्छा धन योग है जो जिम्मेदारी लेता है, गारंटी लेता है कि धन आएगा ही आएगा। आपके पास आमदनी होगी तो धन आएगा। तो दशम भाव का स्वामी अगर 9वें भाव के साथ हो, केंद्र त्रिकोण योग, अगर वो 11वें भाव के साथ हो, अगर वो लगन के साथ हो, अगर वो दूसरे भाव धन भाव के साथ हो, चौथे भाव के साथ हो या 5वें भाव, इनमें से किसी के साथ भी युति करे या स्थान परिवर्तन बनाए, दोनों स्थितियों में ये योग प्रभावी होगा। अब एक सवाल ये पूछा गया था मुझसे पिछले एपिसोड में कि ग्रहों की युति अधिक प्रभावशाली होती है या दृष्टि। निश्चित रूप से ग्रहों की युति अधिक प्रभावशाली होती है, दृष्टि भी होती है, पर युति का प्रभाव मैक्सिमम होता है। उससे कुछ प्रतिशत का माप चाहो दृष्टि का प्रभाव ले सकते हो, लेकिन बात अगर दोनों में कंपेयर करने की आती है तो युति का ही प्रभाव अधिक होता है। परस्पर एक दूसरे पर जो दृष्टि का है प्रभाव है बहुत बड़ा है, पर युति के बराबर नहीं है। पर युति अच्छे घर में होनी जरूरी है। 6ठे 8वें 12वें में अगर वो युति होगी तो ये प्रभाव नहीं आता। अच्छा, चलिए, जो एग्जाम्पल था वो आपको ये बात समझ में आई। अभी पहला रूल था कि दशम भाव के स्वामी को या तो 9वें भाव के साथ या 11वें भाव के साथ या दूसरे लगन, चौथे और 5वें, इन भावों के साथ अगर वो होगा तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अब बात आती है, इसे समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में इनके दशम भाव का जो कंट्रोलर है और पहले भाव का, यानी दशम भाव का कंट्रोलर कौन बनता है? चंद्र। पहले भाव का कंट्रोलर बनता है शुक्र। ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ दूसरे घर में हैं। तो ये एक योग बना जो एग्जाम्पल पे आपको मैंने बात समझाई। इसी में श्री माधवराव जी सिंधिया की कुंडली पे भी ध्यान दीजिए। इनकी कुंडली में जो दशम भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का स्वामी, दशम का स्वामी कौन है? सूर्य। दूसरे भाव का स्वामी कौन है? गुरु। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र में या एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं केंद्र में बैठ करके। तो योग कैसे ये देखना है, ये समझाने के लिए केवल ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया और योग भी आपको समझ आ गया होगा। अगला योग की बात करते हैं, वो है 9वां भाव जो हमारा भाग्य है। भाग्य मंत्रणा भी है। 5वां भाव हमारा मंत्रणा का है, संतान का भी है। लेकिन आज के संदर्भ में देखें, विचारशीलता, मंत्रणा, फैसले लेने की सामर्थ्य, 5वें से 5वां मंत्रणा है। तो ये मंत्री बनाते हैं, मंत्रणा देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, भाग्य देते हैं। तो भाग्य आएगा, मंत्रणा आएगी, विचारशीलता आएगी, फैसले लेने की सामर्थ्य आएगी, तो धन भी आएगा। तो 9वें भाव का स्वामी दशम भाव के साथ या 11वें भाव के साथ या लगन के साथ या दूसरे भाव के साथ या चौथे भाव के साथ या 5वें भाव के साथ अगर किसी तरह भी युति या परस्पर दृष्टि संबंध बनाता है तो ये योग अपना प्रभाव देगा ही देगा। तो कैसे देगा? आपको अपने कुंडली में देखना है आपके 9वें भाव का स्वामी कौन है और वो किस ग्रह के साथ बैठा है या किस ग्रह के साथ वो परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं या परस्पर एक दूसरे से केंद्र में। लेकिन अभी हम युति पे जोर दे रहे हैं, तो दोनों को एक साथ होना चाहिए। दोबारा से इस बात को समझने के लिए श्री माधवराव जी सिंधिया की कुंडली पे ध्यान देते हैं। इनकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी जो है वो है चंद्र और लगन का स्वामी है मंगल। तो ये चंद्र मंगल योग है।
इस योग में बहुत अच्छा हो जाता है, जितनी जितनी मजबूत लगन होती चली जाएगी। यानी लगन की सामर्थ्य हमारे धन योग की एक तरह से उपलब्धि का, हम क्या हासिल कर पाएंगे उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। तो सिंधिया जी की कुंडली में लगन का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में, चंद्रमंगल योग, इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं, ये भी बन रहा है। तो ये हमारे दूसरे योग, जो दूसरा नियम मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ये उसका एक एग्जाम्पल है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा की कुंडली। शंकर दयाल जी की कुंडली में अगर आप देखोगे तो 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव के साथ बैठा है, सूर्य और बुध दोनों एक साथ। देखिए तो अर्थ क्या निकला कि जब सूर्य और बुध दोनों एक साथ होंगे इनकी कुंडली में, और वो 9वें और 11वें का योग बनाते हैं, तो ये भाग्य और आमदनी का जब स्वामी जुड़े तो ये धन देने वाले, रुतबा देने वाले, सम्मान देने वाला योग बना। ये दो नियम आपको क्लियर हुए। तीसरे नियम पे ध्यान दीजिए, तीसरा नियम भी बड़ा अच्छा है। वो है जब दूसरा यानी धन भाव, 11वां और आमदनी का भाव एक दूसरे में परस्पर चले जाएं, भाव परिवर्तन कर लें, या परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो, तो ये बड़ा जबरदस्त योग बनता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। 11वें भाव का जो भी स्वामी ग्रह होगा, दूसरे भाव का जो भी स्वामी ग्रह होगा, अगर वो एक दूसरे से परस्पर केंद्र में है या एक दूसरे की भावों में भाव परिवर्तन किया है, तो ये नियम लागू होगा। लाल बहादुर जी शास्त्री की कुंडली में इसको ध्यान से देखिए तो दूसरे भाव के स्वामी शनि वहीं पर स्वग्रही हैं और 11वें भाव के स्वामी शुक्र भी वहीं पर स्वग्रही हैं, और ये एक दूसरे से परस्पर केंद्र में। शुक्र से गिनेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे शनि आ जाएंगे, और शनि से गिनना शुरू करेंगे तो पूरे 10वें भाव में शुक्र आएंगे, यानी परस्पर एक दूसरे से ये दोनों केंद्र में आ रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल बढ़िया हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की कुंडली का। इनकी कुंडली में अगर हम ध्यान देंगे तो ये दूसरे घर के जो स्वामी हैं वो है मंगल, और 11वें घर के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य बैठते हैं इनके तीसरे भाव में, मंगल बैठे हैं इनकी कुंडली के छठे भाव में। अब ये दोनों भी एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हैं। तो अब फिर से देखिए, सूर्य तीसरे घर में है, वहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 करके गिनेंगे सूर्य से तो मंगल आ जाएगा, और मंगल से 10वें भाव में सूर्य। इसे हम परस्पर केंद्र में बैठना कहते हैं। 3 योग अभी तक आपको क्लियर हो चुके हैं। चौथा योग है, उसकी बात करते हैं। इस चौथे योग को का नाम है चौथा भाव और 9वें भाव। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो। अब यहाँ युति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इनका एक दूसरे से परस्पर केंद्र में होना और लगन का बहुत बलवान होना आवश्यक है। ये नहीं तो योग का कोई खास लाभ होगा नहीं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की कुंडली पे ध्यान देते हैं। गोखले जी की कुंडली में चौथे घर के जो स्वामी हैं वो हैं शनि, लगन में बैठे, और 9वें घर के स्वामी हैं बुध जो 7वें भाव में। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र में और एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से भी देख रहे हैं। इनकी कुंडली में लग्न का स्वामी अपनी बलवान स्थिति में है, तो ये एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो ये योग आपको, मुझे उम्मीद है कि अब तक 4 योग क्लियर हो गए। अब 5वां जबरदस्त योग, ये कैसे बनता है, जब 9वें और 10वें भाव के स्वामी ये परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो और लगन बहुत बलवान हो, तो ये योग बनता है। इसे समझने के लिए वापस हम लाल बहादुर जी शास्त्री की कुंडली पे ध्यान देते हैं। शास्त्री जी की कुंडली पे अगर आप ध्यान दोगे तो 9वें भाव के जो स्वामी है वो हैं सूर्य, और 10वें भाव के स्वामी हैं बुध, और ये दोनों एक साथ 10वें भाव में ही बैठे हैं। सूर्य बुध की युति हो रही है, तो ये परस्पर एक दूसरे से यहाँ केंद्र में आ जाते हैं। एक चीज हो गई। और अगर हम लगन की स्थिति देखते हैं तो लगन की स्थिति यहाँ पे शुभ स्थिति में, उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब और एक और एग्जाम्पल, 9वें घर के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु, और 10वें घर के स्वामी है मंगल। ये दोनों एक दूसरे से परस्पर केंद्र में, और लगन में ही राजयोग बना हुआ है, चंद्र वहां पर स्वग्रही है, लगन बलवान है। तो ये 5 मैंने आपको योग बताए, इनके मैंने एग्जाम्पल भी दिखाए, जिससे आपको बात समझ में आए कि कैसे देख रहे हैं, कैसे लागू होते हैं। अब बात करते हैं 5 दरिद्र योगों की। अगर वो लगते हैं तो ये दरिद्रता आएगी। पहला देखिए, दरिद्रता आएगी तो कहाँ से आएगी? या तो हम कमाना नहीं चाहते, या हम मेहनत नहीं करना चाहते, या हमारा भाग्य साथ नहीं देता। कोई तो वजह यही बनेगी।
तो पहला है 11वां भाव जो हमारी आमदनी का स्वामी है। तो 11वें भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में चला जाए, छठे, 8वें, 12वें, तो ये दरिद्र योग बनता है। ऐसी स्थिति में आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी प्रयास करें, तो ये निष्फल योग है। एक तरह से आपकी आमदनी का प्रभाव कभी आएगा ही नहीं। तो ये एक योग बन जाता है। एग्जाम्पल आप कुंडली में देख सकते हैं। इस कुंडली में जो 11वें भाव का स्वामी है वो त्रिक भाव में चला गया। तो ये योग अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं कितना भी प्रयास किया जाए आमदनी का योग नहीं आएगा। जब आमदनी ही नहीं आएगी तो दरिद्रता अपने आप आ जाएगी। दूसरा एक योग होता है, उसे हम कहते हैं मृत्यु योग, यानी आपकी मेहनत आपके काम नहीं आती जब तीसरे भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाए, छठे, 8वें, 12वें। तो ऐसी परिस्थिति में आपके प्रयासों के उतने फल प्राप्त नहीं होते जितने फलों की आप उम्मीद करते हैं। तीसरे भाव का जो भी स्वामी है अगर वो छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, यहाँ युति की बात भी हो सकती है, परस्पर बदलने की बात भी हो सकती है, लेकिन यहाँ अभी हम सिर्फ भाव में बैठने की चर्चा कर रहे हैं। तो बैठेगा तो निश्चित रूप से वो हमारे प्रयासों के फल आने ही नहीं देगा, भाइयों से तालमेल होने ही नहीं देगा, जिसका अर्थ धीरे धीरे यही आएगा कि हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देखिए, इनके तीसरे भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो त्रिक भाव में बैठे, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इन्हें मेहनत का उतना फल प्राप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरा योग है लग्न दोष। अगर लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपकी इमेज, आपकी पोजीशन, आपकी जो आप दिखा सकते हैं अपनी सामर्थ्य, लग्न का स्वामी ही छठे, 8वें, 12वें में जाएगा तो थोड़ा बहुत ये भी हमारे धन योग को कम करेगा। जब पर्सनैलिटी वीक होगी तो इसका नुकसान देखने में आएगा। कुछ लग्नों में जहां छठे भाव में बैठ के लगन पर लग्नेश की दृष्टि आएगी, या लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह होगा, जैसा कि मेष लगन में हो सकता है, और वृषभ लगन वालों के लिए एक छठे भाव का स्वामी और लगन एक आएगा, तो वहां ये योग लागू नहीं होता है। लेकिन साधारणतः जब लगन का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में जाएगा तो ये परिस्थितियां शुरू होंगी जिसे दरिद्र योग कहते हैं। इस योग का नाम है लग्न दोष। जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, देखिए जो लग्न का स्वामी है वो त्रिक भाव में चला गया है, छठे, 8वें, 12वें भाव जो होते हैं, तो इसके कारण ये तकलीफ उन्हें देखने में आएगी। आपको क्या करना है, अपनी कुंडली लेनी है, ध्यान से देखना है कि लग्न का स्वामी कहाँ है, जो वे भाव बताए जा रहे हैं। तीसरा अभी लेते हैं, उसे कहते हैं निःस्व योग। दूसरे भाव का स्वामी अगर, दूसरा भाव धन भाव, पैतृक संपत्ति का भी होता है, ठीक है, बहुत सी चीजों का है, लेकिन आज का दृष्टिकोण पे लेते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में चला जाएगा तो निश्चित रूप से निःस्व योग, यानी आपके पास वो तमाम संपदा जो बुजुर्गों ने आपके लिए कमाई, जो पेरेंटल इफेक्ट से आपको मिलने वाली है, उसका कोई बहुत अधिक लाभ आपको नहीं होगा, या तो मिलेगी नहीं या खर्च हो जाएगी। तो आपको जो कुछ भी अर्न करना है पूरी जिंदगी मेहनत करके ही करना होगा। तो ये भी एक दरिद्र योग में गिना जाता है। इसके बाद एक होता है दुर्योग, दशम भाव। दशम भाव का स्वामी अगर, जो हमारा जीवन स्तर है, दशम भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में आ जाएगा तो भी ये योग बनेगा। तो इस तरीके से हमने ये जो योग बना, इसमें फिर वही त्रिक भाव छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर जाएगा तो ये निश्चित रूप से जीवन स्तर को नीचे लाएगा, और नीचे तभी आएगा जब आपके पास धन ना हो, क्योंकि ये गरीबी देने वाले योग बनते हैं। आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ जो दशम भाव का स्वामी है वो त्रिक भाव में बैठा है, तो यही अपने आप में एक समस्या है जो योग बनाते हैं। 5 दरिद्र योगों की चर्चा हो गई, 5 धन योगों की चर्चा हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे बड़े ध्यान से समझिए। हर कुंडली में कई बार धन योग भी होते हैं और निर्धन योग भी होते हैं। आप सिर्फ एक निर्धन योग देखते ही निराश ना हो जाएं, एक धन योग देखते ही अति प्रसन्न ना हो जाएं। सारे लगा के देखें तो जो टोटल में ज्यादा आएंगे, कल्पना कीजिए 2 धन योग लगे, 1 निर्धन योग लगा। मैं एग्जांपल देता हूं, श्री अटल जी की कुंडली को दोबारा देखते हैं। इनकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, यानी निःस्व योग, दरिद्र योग लगा। इसका ऐसा नहीं है कि केवल एक ही योग देखें और सोचें कि अटल जी की कुंडली में तो दरिद्र योग आ गया। हमें धन योग भी देखने, दरिद्र योग भी देखने, फिर उनकी सामर्थ्य को समझना है कि अगर उनकी सामर्थ्य है अच्छी है तो टोटल इफेक्ट पे ध्यान देना है। इसलिए सारे योग एक साथ लगा के देखें, केवल एक दरिद्र योग लगने पे नहीं। जिनकी कुंडली में एक से ज्यादा दरिद्र योग लग जाएं और धन योग ना हो, उनकी स्थिति बहुत खराब है। जिनकी कुंडली में 2 धन योग लग जाएं
और कोई दरिद्र योग नहीं है, वो तो फिर बहुत अच्छे हैं। जिनकी कुंडली में धन योग भी लग रहा है और निर्धन योग भी लग रहा है, वो एट पार पे। अब लगन के हिसाब से तय कीजिए, अगर आपकी लगन बलवान है तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो फिर से कहता हूं, सारी कुंडली को एक साथ मिला के देखें, एक धन योग एक दरिद्र योग से निराश या अति उत्साह में ना आए, ये सही तरीका नहीं। आपको सारा मिला के देखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये आज का विषय कुछ नया सीखने का रहा होगा और कुछ आनंद भी इसमें प्राप्त हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फीस है, दक्षिणा है जो आपको देनी है। वो कैसे और कितनी देनी है वो आपको व्हाट्सएप पे सूचित कर दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरी वीडियो में लगातार लिखा हुआ आ रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। जय सिया राम।